नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे स्रोत की गहराई में उतर रहे हैं। जी। ये हमारे एक श्रोता ने साझा किया है और ये कोई पूरी किताब नहीं, न ही कोई लेख है। हाँ, ये बस एक तरह का स्नैपशॉट है गूगल बुक्स पेज का। बिल्कुल, अमेरिकी इतिहास के एक बेहद मशहूर दस्तावेज बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा का। जी। और खास तौर पर ये पीएफ कोलियर वाला संस्करण है, 1909 में छपा हुआ। हाँ। तो हमारा आज का काम थोड़ा अलग है। क्या हम सिर्फ इस एक वेब पेज को देखकर, जैसे कवर इमेज, कुछ जानकारी और ये शब्दों की सूची है यहाँ। जी, कॉमन टर्म्स एंड फ्रेजेस वाली। हाँ बिल्कुल, क्या सिर्फ इनसे हम किताब के बारे में या शायद फ्रैंकलिन के बारे में ही कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? मतलब पहली नजर में क्या पकड़ में आता है? ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है। देखिए, पहली नज़र में तो वही सामान्य जानकारी है। शीर्षक है, लेखक का नाम है, प्रकाशन का साल 1909। लेकिन यहीं पर जैसा आपने कहा, कंटेंट्स की सूची देखते ही बात थोड़ी घूम जाती है। कैसे? क्या है उसमें? उसमें सिर्फ फ्रैंकलिन की आत्मकथा नहीं है, उसमें द जर्नल ऑफ जॉन वुलमन का भी जिक्र है। बाकायदा पेज नंबर दिए हैं, फ्रैंकलिन पृष्ठ 5 से, वुलमन पृष्ठ 1775 से। क्या जॉन वुलमन बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ एक ही किताब में? जी हाँ। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जॉन वुलमन तो जहां तक मुझे याद है क्वेकर थे ना, और दास्ता के खिलाफ बहुत मुखर थे। बिल्कुल सही। क्वेकर विचारक और दास्ता विरोधी आंदोलन की शुरुआती बहुत महत्वपूर्ण आवाजों में से एक। और फ्रैंकलिन, वो तो अपनी व्यवहारिकता, दुनियादारी, आविष्कारों के लिए जाने जाते हैं। उनके साथ वुलमन की वो गहरी आध्यात्मिक नैतिक पत्रिका। हाँ, तो ये 1909 का संस्करण कुछ अलग ही इशारा कर रहा लगता है। सही में, ये तो पहली बड़ी पहेली है जो ये पेज हमारे सामने रख रहा है। बिल्कुल। क्यों इन दोनों को साथ छापा गया? क्या 1909 के प्रकाशक को इनमें कोई समानता दिखी या शायद कोई विरोधाभास दिखाना चाहते थे? वुलमन बहुत प्रभावशाली क्वेकर थे। उनकी आत्मिक खोज, सामाजिक न्याय और खासकर दास्ता विरोध के लिए जो उनकी लगन थी, वो कमाल की थी। तो उनका यहाँ होना फ्रैंकलिन की आत्मकथा को एकदम नई रोशनी में देखने पर मजबूर करता है। जी। और फिर वो दूसरा सुराग, वो कॉमन टर्म्स एंड फ्रेजेस वाला हिस्सा। हाँ, वो वर्ड क्लाउड जैसा है ना? बिल्कुल, जैसे बिना किताब खोले ही उसके अंदर के मुख्य विषयों की एक झलक मिल जाए। हाँ, ये शब्द शायद हमें और अंदर ले जा सकते हैं कि इस किताब में असल में क्या चल रहा है। सही कहा। ये कीवर्ड्स एक तरह से विषयगत दिशा संकेतक हैं। हमें इशारा करते हैं कि किन विचारों, जगहों, लोगों, अनुभवों के आसपास ये कहानी बुनी गई होगी। तो चलिए इन्हीं शब्दों के सहारे थोड़ा और गहराई में जाएं। हाँ, देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो शब्द मेरी नजर में आ रहे हैं वो धर्म और नैतिकता से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे हैं। जैसे आर्ट ऑफ वर्च्यू, सद्गुण की कला। फिर क्राइस्ट, ड्यूटी, हेवनली, लॉर्ड, रिलीजन, क्वेकर्स, स्पिरिट, ट्रूथ, वर्च्यू। बाप रे, ऐसा लगता है ये किताब सिर्फ उनके आविष्कारों या राजनीति के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से नहीं। ये शब्द साफ तौर पर इशारा करते हैं कि व्यक्तिगत आचरण, नैतिक आत्मसुधार और आध्यात्मिक सवालों पर किताब में बहुत जोर है। आर्ट ऑफ वर्च्यू, ये तो सीधे उनके वो 13 सद्गुणों वाले प्रोजेक्ट से जुड़ता है ना? बिल्कुल। फ्रैंकलिन इसके लिए मशहूर हैं। वो नैतिकता को, सद्गुण को एक तरह की कला या कौशल मानते थे जिस पर व्यवस्थित तरीके से काम किया जा सकता है। लगभग वैज्ञानिक तरीका था उनका। हाँ, एक सिस्टम बनाया था उन्होंने। हाँ, तो ये शब्द आर्ट ऑफ वर्च्यू सीधे उसी तरफ इशारा करता है। लेकिन ये एक सवाल है, क्या फ्रैंकलिन का ये नजरिया जो इतना व्यवस्थित है, शायद थोड़ा हिसाब किताब वाला लगता है, क्या वो वाकई उन गहरी धार्मिक भावनाओं से मेल खाता है जो क्राइस्ट, हेवनली, लॉर्ड, स्पिरिट जैसे शब्दों से झलकती हैं, या ये बस उस जमाने की भाषा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फ्रैंकलिन की धर्म को लेकर समझ थोड़ी जटिल थी। वो पारंपरिक ईसाईयत से कुछ अलग सोचते थे। अच्छा। हाँ, वो ईश्वर में तो विश्वास रखते थे, पर उनका जोर अक्सर नैतिक जीवन जीने और अच्छे काम करने पर ज्यादा रहता था। तो हो सकता है ये कीवर्ड्स इसी तनाव को दिखा रहे हों। मतलब एक तरफ व्यवहारिक नैतिकता, आर्ट ऑफ वर्च्यू, ड्यूटी, हाँ, और दूसरी तरफ उस युग की धार्मिक शब्दावली और शायद एक आध्यात्मिक खोज भी, स्पिरिट, ट्रूथ। और क्वेकर वाले शब्द, फ्रेंड्स, मंथली मीटिंग, ईयरली मीटिंग, और साथ में वुलमन की पत्रिका का होना। फ्रैंकलिन तो क्वेकर नहीं थे। नहीं, आप सही हैं, वो क्वेकर नहीं थे। लेकिन वो रहते कहाँ थे? फिलाडेल्फिया में। हाँ, पेंसिल्वेनिया, जिसकी स्थापना ही क्वैकर विलियम पेन ने की थी। बिल्कुल। तो वहां क्वेका समुदाय का जबरदस्त प्रभाव था, सामाजिक भी, राजनीतिक भी। अच्छा।
तो इन शब्दों का होना और वुलमैन का साथ में होना ये दिखाता है कि फ्रैंकलिन का जीवन क्वेकर विचारों और समाज से किसी ना किसी तरह जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा था, ये सवाल है। हाँ, सवाल यही है। क्या वो उनके प्रशंसक थे या आलोचक, या सिर्फ एक पर्यवेक्षक थे जो देख रहे थे कि ये लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। और वुलमैन का साथ होना शायद ये दिखाता है कि 1909 के प्रकाशक कम से कम इन दोनों के बीच कोई नैतिक संवाद तो देख ही रहे थे। जी बिल्कुल, या शायद एक तुलना का मौका। तो मतलब सिर्फ इन शब्दों से ही हमें फ्रैंकलिन की वो जानी पहचानी छवि से कुछ अलग हटकर तस्वीर मिल रही है। हाँ, व्यावहारिक आविष्कारक, चतुर राजनयिक, उससे कहीं ज्यादा जटिल एक ऐसा इंसान जो नैतिकता, धर्म और अपने समय के सामाजिक माहौल से जूझ रहा था। बिल्कुल। और ये जटिलता और भी साफ होती है जब हम उन शब्दों को देखते हैं जो लोगों, जगहों और समाज से जुड़े हैं। अच्छा, वो कौन से शब्द हैं? देखिए, असेंबली, शायद पेंसिल्वेनिया विधानसभा, चेस्टर रिवर, इंग्लैंड, इंडियंस यानी मूल अमेरिकी निवासी। जॉन वुलमैन का नाम फिर से है। कैमर, ये उनका एक प्रतिद्वंदी प्रिंटर था। लिटिल ब्रिटेन, लंदन का इलाका जहां फ्रैंकलिन रहे थे। लॉर्ड लाउडन, एक ब्रिटिश कमांडर, माउंट हॉली। बाप रे, कितनी जगह और लोग। और सुनिए, नीग्रोज, पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया, क्वेकर्स, सर्वेंट्स, स्लेव्स, विलियम पेन। अरे वाह, ये लिस्ट तो जैसे औपनिवेशिक अमेरिका का पूरा नक्शा ही खोल देती है ना? फिलाडेल्फिया की गलियों से लेके लंदन तक, स्थानीय राजनीति से लेके बड़े फौजी अफसरों तक। हाँ, और व्यापारिक प्रतिद्वंदी कैबर से लेके क्वेकर समुदाय तक। और फिर समाज की वो कठोर सच्चाइयां भी, इंडियंस, सर्वेंट्स, स्लेव्स, नीग्रोज। ये दिखाता है कि फ्रैंकलिन का दायरा कितना बड़ा था, कितने अलग अलग तरह के लोगों से उनका वास्ता पड़ा होगा। सिटी का आपने ये सिर्फ नाम और जगह में ही है, ये उस युग के सामाजिक ताने बाने का आईना है। आप देख सकते हैं कि फ्रैंकलिन का जीवन कई स्तरों पर चल रहा था, राजनीतिक, व्यवसायिक, सामाजिक और औपनिवेशिक। यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है स्लेव्स और नीग्रोज जैसे शब्दों का क्वेकर्स और जॉन वुलमैन के साथ एक ही लिस्ट में होना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा आपने कहा था, वुलमैन और कई क्वेकर तो दास्ता विरोधी आंदोलन के अगुवा थे। तो क्या हम सिर्फ इन शब्दों के होने से ये मान लें कि फ्रैंकलिन अपनी आत्मकथा में दास्ता के मुद्दे पर बहुत गहराई से लिख रहे थे? देखिए, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ उस जमाने का जिक्र हो, बिना किसी नैतिक टिप्पणी के। फ्रैंकलिन खुद भी तो कुछ समय के लिए दास रखते थे शायद। हाँ, ये सच है। उनके विचार बाद में बदले थे, तो आपकी सावधानी बिल्कुल जायज है। सिर्फ कीवर्ड से ये पता नहीं चलता है कि उन्होंने कितना और कैसे लिखा है। हो सकता है सिर्फ वर्णन हो, लेकिन इन शब्दों का होना ही अपने आप में अहम है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि दास्ता और नस्ल के मुद्दे फ्रैंकलिन के जीवन और समाज की सच्चाई का हिस्सा थे। आत्मकथा इनसे बच नहीं सकती थी। और वुलमैन का साथ होना इस संभावना को और बढ़ा देता है कि इस पर कुछ ना कुछ तो कहा ही गया होगा। जी, चाहे वो उनके शुरुआती विचार हो या बाद वाले। ये उन जटिल और अक्सर विरोधाभासी सामाजिक और राजनीतिक माहौल की तरफ इशारा करता है जिसमें फ्रैंकलिन जी रहे थे। ये दिलचस्प है। ये शब्द हमें फ्रैंकलिन को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में रखने में मदद करते हैं। वो सिर्फ एक महान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि अपने समय की उलझनों, विरोधाभासों, नैतिक दुविधाओं के बीच जी रहे थे। बिल्कुल। और यही चीज हमें तीसरे समूह के शब्दों में भी दिखती है। अच्छा, कौन से? वो शब्द जो रोजमर्रा की जिंदगी, काम और व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़े हैं। जैसे प्रिंटिंग हाउस, छापाखाना, ट्रेड, व्यापार, जर्नी, यात्रा, हॉर्सेज, वैगन्स, घोड़े, गाड़ियां, हाँ। लॉज्ड, कहीं ठहरना, लेबर, श्रम, फादर, पिता, शिलिंग्स, मुद्रा। ये शब्द कहानी को एकदम जमीन पर ले आते हैं। प्रिंटिंग हाउस तो उनके पेशे की पहचान है जी। और जर्नी, हॉर्सेज, वैगन्स, लॉज्ड, इनसे उस जमाने की यात्रा की मुश्किलों का अंदाजा होता है। बिल्कुल। आज तो हम बटन दबाते और पहुंच जाते हैं। सही कहा। ये शब्द कहानी को बहुत वास्तविक और मानवीय बनाते हैं। हाँ, ये आत्मकथा के मूल तत्व को दिखाते हैं। ये एक इंसान की अपनी कहानी है, उसके रोज के संघर्ष, उसके अनुभव। फादर यंग जैसे शब्द उनके शुरुआती जीवन की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल। और कंफर्टेबल, हैप्पी, पुअर जैसे शब्द बताते हैं कि मानवीय भावनाओं और स्थितियों की पूरी रेंज हमें इस किताब में मिल सकती है। यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये रोजमर्रा के व्यावहारिक शब्द, छापाखाना, शिलिंग, ये उन बड़े भारी विषयों के साथ कैसे जुड़ते हैं
जैसे आर्ट ऑफ वर्च्यू, रिलीजन, असेंबली। क्या फ्रैंकलिन इन दोनों दुनियाओं को अलग अलग देखते थे या ये मिली जुली थी? मेरा अंदाजा है, और ये कीवर्ड्स भी शायद यही बताते हैं, कि फ्रैंकलिन के लिए ये दुनियाएं अलग नहीं थीं। अच्छा, कैसे? उनकी नैतिकता, आर्ट ऑफ वर्च्यू, शायद उनके व्यापार, ट्रेड और रोज के काम, लेबर में ही परखी जाती होगी। हाँ। उनके राजनीतिक विचार, असेंबली, उनके सामाजिक अनुभवों, क्वेकर्स, इंडियंस से बनते होंगे। मतलब व्यावहारिकता और नैतिकता साथ साथ चलती थी। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। ये शब्द सूची दिखाती है कि ये आत्मकथा शायद सिर्फ महान विचारों या बड़ी घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन, अपने काम, अपनी यात्राओं, अपने रिश्तों के जरिए ही उन बड़े विचारों और नैतिक सवालों से जूझता है, उन्हें जीता है। शायद उनके लिए व्यवहारिकता और नैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू थे। तो अगर हम इन सभी सुरागों को एक साथ रखें, 1909 के संस्करण में वुलमैन का होना, हाँ, नैतिकता और धर्म पर जोर देने वाले शब्द, औपनिवेशिक समाज की जटिल तस्वीर दिखाने वाले नाम और जगह, और रोजमर्रा की जिंदगी के ये ठोस विवरण, तो इस एक गूगल बुक्स पेज से क्या बड़ी तस्वीर उभरती है? ये किताब असल में है क्या? ये पेज बिना किताब पढ़े भी एक ऐसी रचना की तरफ इशारा कर रहा है जो कई परतों वाली है। ये सिर्फ एक कामयाब इंसान की कहानी नहीं है। तो क्या है? ये व्यक्तिगत आत्मसुधार की यात्रा को व्यावसायिक महत्वाकांक्षा, प्रिंटिंग हाउस, से जोड़ती है। ये एक बनते हुए राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक जीवन, असेंबली, इंडियंस, स्लेव्स, क्वेकर्स का एक नजरिया देती है। और ये सब कुछ 18वीं सदी की ठोस हकीकतों पर टिका है। जर्नी, वैगन्स, शिलिंग्स। और वुलमैन का इसमें शामिल होना वो इस तस्वीर को कैसे बदलता है या गहरा करता है? वुलमैन का होना इसमें एक और आयाम जोड़ता है, खासकर नैतिकता और आध्यात्मिकता का। फ्रैंकलिन जहां भारी दुनिया में सफलता, व्यवस्था और व्यावहारिक नैतिकता पर जोर देते दिखते हैं, कम से कम उनकी छवि तो यही है। हाँ, बिल्कुल। वहीं वुलमैन अंदर की दुनिया, गहरी आध्यात्मिक अनुभूति और सामाजिक न्याय के लिए एक अटल नैतिक आग्रह दिखाते हैं। तो 1909 के प्रकाशक ने शायद इन दोनों को साथ रखकर अमेरिकी चरित्र के दो पहलू दिखाने की कोशिश की होगी, व्यावहारिक और आध्यात्मिक। हो सकता है, या शायद वो पाठकों को इन दो अलग नजरियों के बीच तुलना करने या उनके बीच के तनाव को महसूस करने के लिए उकसाना चाहते थे, खासकर दास्ता जैसे मुद्दों पर। तो ये संस्करण सिर्फ फ्रैंकलिन की आत्मकथा से कुछ ज्यादा बन जाता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो सिर्फ इस डिजिटल निशान को देखकर, इस गूगल बुक्स पेज पर बिखरी जानकारी को जोड़कर हमें एक ऐसी किताब का अंदाजा लगता है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन के जाने पहचाने जीवन के साथ साथ उनके समय के नैतिक, सामाजिक और धार्मिक संघर्षों की भी गहरी पड़ताल करती है। जी, ये कीवर्ड्स तो वाकई खजाने के नक्शे पर निशानों की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये हमें फ्रैंकलिन की आत्मसुधार की लगन, आर्ट ऑफ वर्च्यू दिखाते हैं, लेकिन साथ ही उनके आसपास की जटिल दुनिया से उनके जुड़ाव की भी झलक देते हैं। फिलाडेल्फिया का समाज, अटलांटिक पार के रिश्ते, औपनिवेशिक राजनीति और दास्ता जैसी नैतिक चुनौतियां। और जॉन वुलमैन की मौजूदगी हमें याद दिलाती है कि फ्रैंकलिन की कहानी को उस युग की दूसरी अहम नैतिक और आध्यात्मिक आवाजों के संदर्भ में भी देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो लोग फ्रैंकलिन या उस युग को समझना चाहते हैं, उनके लिए इस पहली नजर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये आत्मकथा, खासकर ये 1909 वाला संस्करण वुलमैन के साथ, सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के विचारों, उसके मूल्यों और उसके नैतिक संघर्षों में झांकने की एक खिड़की है। यह हमें उस इंसान की सोच में उतरने का मौका देती है जो व्यक्तिगत सद्गुण, व्यवहारिक सफलता और औपनिवेशिक अमेरिका की सामाजिक उलझनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। और अंत में एक विचार जो शायद आगे सोचने के लिए दिलचस्प हो। बताइए। फ्रैंकलिन जाने जाते अपनी व्यवहारिकता, वैज्ञानिक सोच और सद्गुण पाने के अपने व्यवस्थित तरीके, आर्ट ऑफ वर्च्यू के लिए। हाँ। दूसरी तरफ है जॉन वुलमैन, जो अपनी गहरी आत्मिक धार्मिकता और नैतिक शुद्धता पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल अलग। तो ये सोचना दिलचस्प है कि फ्रैंकलिन का सद्गुण का विचार, जो शायद तर्क और उपयोगिता पर आधारित था, वो वुलमैन की आंतरिक सत्य की खोज से कितना अलग था या कहाँ जाकर मिलता था। अच्छा सवाल है। क्या ये दोनों एक ही मंजिल के दो अलग अलग रास्ते थे या पूरी तरह से अलग यात्राएं थीं? इस तनाव या तालमेल की गहराई में तो शायद तभी उतरा जा सकेगा जब इस अनोखे संस्करण को पढ़ा जाए। जी हाँ, लेकिन ये एक वेब पेज भी हमें ये जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है।